स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर आज हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत के इतिहास से स्पेक्ट्रम की बुक के आधार पर जो 500 टॉप क्वेश्चन हमारी टीम ने डेवलप किए हैं, इसको यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसका हिंदी वर्जन भी अपलोड कर चुके हैं हम लोग। हिंदी वर्जन का मतलब है कि उसमें जो कंटेंट लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर दिखेगा वो देवनागरी स्क्रिप्ट में और हिंदी भाषा में मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको रोमन स्क्रिप्ट में अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ कंटेंट देखने को मिलेगा और एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा। जो लोग हमारे पेड ग्रुप के मेंबर हैं उनको ये पीडीएफ मिल चुकी होगी, और ऐसी कई सारी पीडीएफ और क्वेश्चंस जो है हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स को मिल जाते हैं। ये दो हमारे ऑफिशियल गिवन नंबर है। अगर आप इन सब एग्जाम्स में से इनके प्रीलिम्स या मेंस तक पहुंच चुके हैं और हमारे गाइडेंस चाहते हैं तो हमारे इन नंबरों पर कांटेक्ट करके आप ग्रुप्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कौन से नए ग्रुप खुल रहे हैं और एडमिशन कैसे लिया जा सकता है। इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इन दोनों नंबरों पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज ये चलेगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें 3 स्टेटमेंट हैं। पहला है कि सर जॉर्ज एवरेस्ट, जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है, ये भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे, जो कि यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 6th सर्वेयर जनरल जो थे उनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया है। फर्स्ट जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे वो मैकेंजी थे। उसके बाद है कि सर्वे ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, ये करेक्ट है। सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। तो इस तरीके से हमारे एक ही स्टेटमेंट करेक्ट बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है जहाँ जरूरी है इसको हम लोग इसका अवलोकन करेंगे। देहरादून में हेडक्वार्टर है सर्वे ऑफ इंडिया का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है ये। और मैकेंजी जो थे 6th सर्वेयर, मैकेंजी जो थे हमारे फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे, इनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम नहीं रखा गया है। सर जॉर्ज एवरेस्ट जो थे ये थे आपके 6th सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है। अरेंज द फॉलोइंग बैटल ग्राउंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ तक इसको अरेंज कर देना है। तो यहाँ पर हम मैप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे वेस्टर्न पार्ट में होगा आपका हल्दी घाटी राजस्थान में कहीं, और यहाँ पर हरियाणा में पानीपत, बक्सर बिहार में होगा, और पलासी हमारे वेस्ट बंगाल में होगा, और वेस्ट बंगाल के ईस्टर्न पार्ट में त्रिपुरा के पास कहीं पर होगा आपका चटगांव। तो इस तरीके से हम अरेंज करेंगे। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका डी, हल्दी घाटी, पानीपत, बक्सर, पलासी और चटगांव। बाकी बैटल्स वगैरह जो हुए हैं वो अभी आगे आपको देखने को मिलते जाएंगे। वैसे इसमें लिखा हुआ है कि हल्दी घाटी में किसका किसका युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप, अकबर। ठीक है, उसके बाद इसमें पलासी का युद्ध हुआ था, इसमें शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम जो है शुजाउद्दौला थे, और कन्फेडरेशन यहाँ पर बनाई गई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो थे, ये सब बक्सर में थे। ठीक है, पलासी में नहीं, पलासी में अलग। पलासी में जो है नवाब सिराजुद्दौला का हुआ था ब्रिटिशर्स से युद्ध। ये पूरा अभी इस पर भी क्वेश्चन आएंगे। चटगांव आगे डिस्कस करा जाएगा जब हम चटगांव आर्मरी रेड डिस्कस करेंगे, सूर्यसेन के द्वारा जो की जाती है। ये बीपीएससी व यूपीपीएससी ने पूछा है कई बार इससे सवाल। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से हम लोग जानते हैं इतिहास में। 3rd बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, किसके किसके बीच, अहमद शाह अब्दाली मराठा फोर्सेस के साथ हुआ था यहाँ पर, इन पर भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे अर्लीस्ट कौन पब्लिश हुआ था, सबसे पुराना हमारा न्यूज़पेपर कौन सा है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द कलकत्ता गजेट कब छपा, 1784 में मार्च में, और किसके द्वारा, फ्रांसिस ग्लैडविन करके एक थे अंग्रेज ऑफिसर, उन्होंने शुरू किया था इसको। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है मद्रास कुरियर, पहला न्यूज़पेपर था मद्रास से छपने वाला, मद्रास प्रेसिडेंसी से। ठीक है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में छपा था रिचर्ड जॉनसन के द्वारा। उसके बाद बॉम्बे हेराल्ड के नाम से छपा था, जी बाद में बॉम्बे गजेट हो गया था इसका नाम, ये 1791 में आया। द हिंदू 1878 से शुरू हुआ था वीकली के रूप में, फिर डेली हो गया था ये, और बाद में जो है हम आज जानते हैं द हिंदू कितना पॉपुलर है और हर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले इसको जानते हैं। अब यहाँ पर एक तरफ न्यूज़पेपर है, दूसरी तरफ इसके जो है एडिटर हो सकते हैं, फाउंडर हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो स्टेट पीसीएस के बहुत फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, ये तो आ ही जाते हैं और हमेशा आते रहेंगे। अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, ये किसकी है, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का, सुधारक आपका इसमें होगा गोपाल गणेश आगरकर हो सकता है, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले होगा। ठीक है, स्वदेश मित्रन यहाँ पर जी सुब्रमण्यम अय्यर का होगा, जिन्होंने द हिंदू की स्थापना करी है। तो इस तरीके से हम मैच कर देंगे। तो आपको रटा होना चाहिए, जब भी कोई हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन करता है तो हम ये अलग से लिस्टिंग्स देते हैं आपको। अभी तो जैसे नए लोग हैं उनको समरी में ही दे दी जाती है, ये आपको
रटा होना चाहिए, ठीक है। आप नहीं रटेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे। बाकी एक्सप्लेनेशन हमने बता दिया है आपको। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने स्वदेश मित्रन निकाला था और द हिंदू निकाला था, और दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया है। शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, दो यहाँ पर ब्रदर्स हैं, ठीक है। कभी कभी घोष बंधु करके भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, तो सतर्क रहिएगा। और सुधारक जो है गोपाल कृष्ण गोखले का है, और कुछ किताब ये भी कहती हैं कि गोपाल गणेश आगरकर का है, तो आप दोनों ऑप्शन के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 यहाँ से शुरू हो जाता है आपका, और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। पहला कथन है यहाँ पर कि गोवा जो है पोर्टुगीज कैपिटल बना था 1525 में, जो कि गलत है, 1530 में बना था, तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। कोचीन में नहीं आया था वास्को डी गामा 1948 में, कालीकट में आया था। जमोरिन लोकल किंग था जब वास्को डी गामा यहाँ पर आया था, तो ये वाला करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, तो आंसर हो गया हमारा बी। अर्लीस्ट डच फैक्ट्री जो है आपको कहाँ पर शुरू होती हुई देखने को मिलती है, ये बताना है। बिमलीपट्टम है, कारिकाल है, कासिम बाजार है, पुलिकाट है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा डी, पुलिकाट, 1610 में, ठीक है। उसके बाद आई थी कई सारी। अब आप लोग कहेंगे मसूलीपट्टनम है, तो बिल्कुल सबसे पहली तो मसूलीपट्टनम ही है, लेकिन ऑप्शन में ना दिया हो तो क्या करेंगे, तो फिर उसके बाद जो लेटेस्ट है उसी को टिक करेंगे, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, पुलिकाट। वैसे डच की सबसे पहली फैक्ट्री आप मसूलीपट्टनम ही ध्यान रखेंगे, 1605 में। पुलिकाट की खुली है 1610 में। अगला क्वेश्चन है कि इसमें 3 स्टेटमेंट है। सेकंड कर्नाटक वार या फिर कर्नाटक युद्ध ये जो हुआ है, ये बैटल ऑफ बंदबासी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वॉज द एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन यूरोप, ठीक है। उसके बाद है, ये स्टेटमेंट सही है, ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद है कि बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस द फ्रेंच वर अलाउड टू यूज इंडियन सेटलमेंट फॉर कॉमर्शियल पर्पस ओनली, ये करेक्ट है। ट्रीटी का ये एक फीचर था। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है 1740 से 1746, 1740 से 1750 दिया हुआ है, इस वजह से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हमसे नॉट करेक्ट वाले ही पूछ रहे हैं, तो नॉट करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा 1 और 4 ओनली, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ गए आप। बाकी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पर, हम इसको निकाल लेंगे, सही आंसर बी है हमारा। और बाकी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एक्सटेंशन था एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का जो यूरोप में चल रही थी, और एक्स/शैपेल की संधि से खत्म होती है। उसके बाद सेकंड कर्नाटिक वॉर जो है इनकन्क्लूसिव रही थी, यानी कोई परिणाम नहीं निकला था। और जो है फ्रेंच पावर जो थी साउथ इंडिया में, वो जो है कहीं ना कहीं देखा गया था कि वो उतनी मजबूत नहीं है और अंग्रेजों से कंपेयर किया जाए तो। बैटल ऑफ वंदवासी जो है, इसका ईयर एक बार पूछा गया था 1760 में। वांडीवास कह लीजिए या फिर वंदवासी कह लीजिए, ठीक है, तमिलनाडु के पास हुआ था ये, ठीक है। और ये ट्रीटी ऑफ पेरिस से फिर खत्म होता है। ट्रीटी ऑफ पेरिस आखिरी संधि थी इन तीनों कर्नाटिक वार में, और फ्रेंच को इंडियन सेटलमेंट्स को कॉमर्शियल पर्पस ओनली, यानी कि केवल व्यावसायिक कारणों की वजह से इस्तेमाल करने के लिए अलाउ किया था अंग्रेजों ने, या फिर कह सकते हैं अपनी बात बनवाई थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फ्रेंच जो है केवल कॉमर्शियल पर्पस के लिए सिमट गए थे और बाद में खत्म भी हो जाते हैं धीरे धीरे। फ्रेंच लोग जो है फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते थे अपने सेटलमेंट का, इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया था संधि में। क्वेश्चन नंबर 4, मुअज्जम वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ औरंगजेब एंड लेटर टुक द टाइटल ऑफ बहादुर शाह, ठीक है। मुअज्जम जो था ये औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था, और फिर बाद में बहादुर शाह या फिर बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लेता है, ये करेक्ट है मुअज्जम के बारे में, ठीक। उसके बाद है कि खफी खान जो है, इसने शाह बेखबर की उपाधि दी थी बहादुर शाह को, ये भी ठीक है। बहादुर शाह किल्ड हिज ब्रदर्स मोहम्मद आजम एंड काम बख्श इन द वॉर ऑफ सक्सेशन, ये भी सही है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर डी। बहादुर शाह प्रथम का एक युद्ध ध्यान रखने लायक है इतिहास में, बैटल ऑफ जजाऊ। जजाऊ का युद्ध जो है ये 1707 में हुआ था, ठीक है। चूंकि औरंगजेब ने अपना सक्सेसर नहीं डिक्लेयर किया था मरने से पहले, तो जो उसके लड़के थे उन लोगों में युद्ध हुआ था, उनके वारिसों में बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ जजाऊ, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। और खफी खान ने बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर की उपाधि दी थी, ये भी करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ आलमगीर द्वितीय, यानी आलमगीर द्वितीय के टाइम पर तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, जो कि गलत है, ठीक है। उसके बाद है कि क्योंकि ये जो है ये आलमगीर द्वितीय के समय नहीं हुआ था, ये शाह आलम द्वितीय के समय पर हुआ था।
बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल रूलर शाह आलम द्वितीय। इसमें लिख रहे हैं कि शाह आलम द्वितीय के समय जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि आपका एक बार फिर से हो जाता है गलत। ये हुआ था एक्चुअली आलमगीर द्वितीय के समय। अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय जब शासक थे, क्योंकि 1759 तक रहे हैं, 1757 में प्लासी का युद्ध हो जाता है, तो ये इनके टाइम का था युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, सिराज और उसके फ्रेंच मित्रों, फ्रेंच कन्फेडरेशन जो उसने बनाई थी और उसने और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी अभी हम इसलिए ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन होंगे और सब कुछ इसमें बताया जाएगा। मोहम्मद शाह वॉज द रूलर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ करनाल। करनाल के युद्ध के समय मोहम्मद शाह जो है मुगल रूलर था, करेक्ट है। अकबर सेकंड का टाइटल जो है, मतलब अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था, ये करेक्ट है। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है दोनों चीज़ें। यहाँ पर तीसरा और चौथा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, हमसे करेक्ट ही पूछा है तो तीसरा चौथा करेक्ट है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि किसके साथ साइन की थी? ऑब्वियसली यहाँ पर थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ऑप्शन नंबर ए। ये 1809 में हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि रोहिलखंड का जो नाम रखा गया है, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, बरेली वगैरह जिसमें आते हैं, तो उसका नाम जो है पर्शियन रूलर के नाम पर रखा गया है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। अफगान के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अफगान रूलर्स के नाम पर। ठीक, तो ये हो गया रॉन्ग। उसके बाद है बुंदेलखंड रीजन को महाभारत में मध्य देश कहा गया है, जबकि ये रोहिलखंड को कहा गया है। ठीक है, रोहिलखंड। रोहिलखंड का नाम क्यों पड़ा है? रोहिला सरदारों की वजह से। प्रेजेंट डे बरेली इज रोहिलखंड, ये करेक्ट है। नॉट करेक्ट वाला पूछा है, तो नॉट करेक्ट कौन वाले मिल गए हमको? फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट एंड सेकंड किस में दिया है? बी में, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे यहाँ पर। राजा सवाई जयसिंह डिड नॉट बिल्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज एट, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज जिनको वेधशाला बोलते हैं, वेधशाला कहाँ पर नहीं बनवाई थी, ये बताना है इसको टोटल में क्वेश्चन में। तो कहाँ कहाँ पर बनवाई थी अगर आपको पता है तो आप कर लेंगे। ग्वालियर में इन्होंने नहीं बनवाई थी वेधशाला, बाकी जयपुर में बनवाई, मथुरा में बनवाई और वाराणसी में भी बनवाई। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। स्पेक्ट्रम में जब आप कल्चरल डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे मुगल रूलर के खत्म होते समय, तो आपको 18th सेंचुरी में देखने को मिलेगा सवाई जयसिंह ने पिंक सिटी बनवाया था जयपुर का, 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाई। इनकी लोकेशन ध्यान रखिएगा, दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन। और जीज मोहम्मद शाही जो एक स्पेसिफिक टाइम टेबल टाइप का है, एस्ट्रोनॉमी में हेल्प करता है, इसको बनाया था जीज मोहम्मद शाही। कई बार पूछा है, लोग सोचते हैं कि इसको किसी मुगल या फिर किसी इस्लामिक व्यक्ति ने बनवाया होगा, जबकि नहीं, ये किसने बनवाया है? महाराज सवाई जयसिंह ने। इंडिया में जंतर मंतर कहाँ पर है उसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए आपकी। जयपुर में है जब जंतर मंतर, मथुरा में, आपका दिल्ली में, उज्जैन में और वाराणसी में। ठीक है, इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट वाला बताना है। तो पहला है यहाँ पर आपका स्टेटमेंट कि बड़ा इमामबाड़ा असफुद्दौला ने बनवाया था, ये करेक्ट है। ठीक, उसके बाद है जीज मोहम्मद शाही सफुद्दौला ने बनवाया, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि हम ऊपरी क्वेश्चन में देख चुके हैं सवाई जयसिंह ने बनवाया है। जंतर मंतर जो है ये सवाई जयसिंह ने दिल्ली में बनवाया है, करेक्ट। पिंक सिटी सवाई जयसिंह ने बनवाया, ये करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए। ए यहाँ पर सही होगा। असफुद्दौला ने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया है, वो जिस तरीके का दिखता है आपका लखनऊ में, पिक्स भी हमने डाली हैं। जंतर मंतर इस तरीके का दिखता है और बाकी हमने लिंक वगैरह भी दे दिए हैं। उसके बाद ये कल्चरल डेवलपमेंट्स में और है, कंचन नंबियार जो है ये तमिल पोएट थे, लिखा है। दूसरा स्टेटमेंट है हीर रांझा जो आपका रोमांटिक एपिक है, ये पंजाबी लिटरेचर में वारिस शाह ने कंपोज किया है। उसके बाद है कि शाह अब्दुल लतीफ़ ने रिसालों की रचना की है, जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है सिंधी लिटरेचर का। इसमें करेक्ट पूछा है, पहले वाले को एनालाइज करते हैं, ये और नॉट करेक्ट निकलेगा क्योंकि ये मलयालम पोएट थे, तमिल पोएट नहीं थे। उसके बाद वारिस शाह ने रचना की है, सही है, हीर रांझा की। और शाह अब्दुल लतीफ़ ने रिसालों की रचना की है, सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर बी। वो बी नहीं बनेगा एक्चुअली, यहाँ पर बनेगा सी, 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली करेक्ट। एनसीईआरटी में तयूब मनोवर के बारे में दिया हुआ है। तयूब मनोवर वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ सितार पोएट्री, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अब्यूसेस ऑफ टेम्पल रूल एंड द कास्ट सिस्टम। बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा, ये अभी पूछा नहीं गया है लेकिन ज़रूर इसको पूछ सकते हैं तयूब मनोवर के बारे में। एटलीस्ट से पूछ सकते हैं कि ये इन्होंने किया क्या था। तो टेम्पल रूल और कास्ट सिस्टम के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी।
अभी हमारा क्वेश्चन है 2019 में जो क्वेश्चन आया था आपके 2019 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, अगर किसी ने हमारी इसको भी देखा होता इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से तो उसको ज़रूर सॉल्व कर लेता वो। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत की डेट्स यहाँ पर पूछी हैं। मैचिंग जब भी होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दो या एक भी पता होता हो सकता है। प्लासी का 1757, बक्सर का हो गया आपका 1764, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जस्ट बक्सर के बाद हुई थी 1765, और आखिरी बच रहा है बैटल ऑफ पानीपत 1761। इस तरीके से हमने मैच कर दिए सारे। बैटल ऑफ प्लासी में, बैटल ऑफ बक्सर में पार्टीज कौन कौन सी थी? बैटल ऑफ प्लासी में सिराज था, और बैटल ऑफ बक्सर में तीन पार्टीज थी, शुजाउद्दौला, ठीक है, नवाब ऑफ अवध, उसके बाद बंगाल के नवाब मीर कासिम उस समय, और मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय ने कन्फेडरेशन बनाया था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो यहाँ पर उनके कमांडर थे। ठीक है, सेना नायक थे कुल मिला के। तो इसमें अंग्रेजों की जीत होती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फिर साइन होती है 12 अगस्त 1765 को। इसमें विभिन्न विभिन्न दमनकारी प्रस्ताव रखे जाते हैं जो अंततः हारने वाली पार्टीज को मानने पड़ते हैं। ठीक है, करेक्ट पेयर से इसको मैच कर रहा है। चीन किलिच खान, जसवंत राव होलकर, माधवराव सिंधिया, सरफराज खान, इन्होंने जो अपने अपने जो है बना लिए थे। पहले लोग यहाँ के प्रांतों के गवर्नर हुआ करते थे, फिर अपना इंडिपेंडेंट रूल धीरे से स्थापित करते हैं। तो चीन किलिच खान का संबंध किससे है? चीन किलिच खान का संबंध हैदराबाद से है। चीन किलिच खान को हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे कि निज़ाम उल मुल्क, निज़ाम उल मुल्क की उपाधि किसने दी थी इसको? फरुख सैयर ने। इसको हम जानते हैं चीन किलिच खान के नाम से। चीन किलिच खान की उपाधि अगर पूछ लें कि किसने दी है निज़ामुल मुल्क को, तो औरंगज़ेब ने दी है। ठीक है, औरंगज़ेब। तो ये हो गया, हैदराबाद से मिला देंगे इसको। उसके बाद सरफराज खान को मिलाएंगे बंगाल से, जसवंत राव होलकर को मिलाएंगे यहाँ पर इंदौर से, और सिंधिया को मिलाएंगे ग्वालियर से। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें मैच कर देंगे। बाकी इस तरीके से मैच हो जाएगा। बाकी जो भी आंसर इसका बन रहा हो उससे हम इसमें मिला देंगे, डी आंसर इसका बनेगा। ठीक है, तो पूरे मैच यहाँ पर दे दिए गए हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन है ये जो बचे हुए हैं सिंधिया वगैरह या सरफराज, इनके बारे में भी आगे क्वेश्चंस में बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमको देखना है, ब्लैक होल ट्रेजेडी जो टर्म है इसका संबंध बैटल ऑफ बक्सर से है, जबकि ये गलत है। बैटल ऑफ प्लासी से जुड़ी हुई घटना है, अभी हम देखेंगे उसको। आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी मीर कासिम बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। मीर कासिम नहीं बना था, पहले मीर जाफर बना था। ठीक है, मीर जाफर, तो ये वाला जो है रॉन्ग हो गया हमारा। ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड है, तो फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया। मीर जाफर गेव लार्ज सम ऑफ मनी बट नॉट द जमींदारी ऑफ 24 परगना टू इंग्लिश, तो ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि 24 परगना की जमींदारी भी दी थी इंग्लिश को मीर जाफर ने। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद, और 1,70,00,000 रुपए भी दिए थे। तो तीनों ही रॉन्ग हो गए हमारे। हमारा आंसर हो जाएगा डी, कोई भी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। बैटल ऑफ प्लासी की शुरुआत कहाँ से होती है? जब ब्रिटिश कंट्रोल्ड कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला हमला कर देता है, वहाँ के अधिकारियों को मार देता है, और बताते हैं कि उसने जो है कैप्चर कर लिया था कई सारे ऑफिसर्स को, और एक कॉमन एक काल कोठरी में डाल दिया था फोर्ट विलियम की, जिसको ब्लैक होल कहा जाता है। ठीक है, काल कोठरी में डाल दिया था, और कुछ अंग्रेज लोग मानते हैं, लिखते हैं कि 146 ऑफिसर्स को इतने छोटे कमरे में उसने बंद कर दिया था, जिसमें से सफोकेशन से 123 की मौत हो गई थी। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि लोग इसको एक्सेजरेट करके बता रहे हैं, विक्टिम्स की संख्या कम रही होगी। ओवरऑल आपको पता होना चाहिए ब्लैक होल ट्रेजेडी किसके संबंध में है, बैटल ऑफ प्लासी के संबंध में। ये कुछ हमको कुछ पिक्स मिली है इंटरनेट से, तो इसमें ब्लैक होल को समझाने का प्रयास किया गया है कि वो कमरा कहाँ था जहाँ पर सिराज ने संभवतः या कथित तौर पर रखा था अंग्रेज ऑफिसर्स को। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद, चूंकि मीरन जो है मीर जाफर का पुत्र हत्या करवा देता है सिराज की, तो सिराज के मरने के बाद जाफर जो है कंपनी के द्वारा नवाब बनाया जाता है। हालांकि उसको पपेट रूलर टाइप रखा जाता है। सारे अफेयर्स जो है लॉर्ड क्लाइव यहाँ पर क्लेम करते हैं, और खाली सहायता करता है मीर जाफर वहाँ पर, और फिर बाद में सब चीज़ें डेवलप होती हैं। आप देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर तक जाफर ने इतने रुपए पे किए थे, और 24 परगना की ज़मींदारी भी दी थी एज अ वार कंपनसेशन। ठीक है, सिराज ने जो हमला किया था कलकत्ता पर, उससे जो ब्रिटिश लोगों की हानि हुई थी उसके कंपनसेशन के एवज में नवाब बनाए जाने के पश्चात ये भुगतान किया था मीर जाफर ने कंपनी को। एक मेरी बात अगर आप माने तो अच्छा रहेगा कि अलीवर्दी खान से लेकर के जब तक आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो नहीं जाता है, तो बंगाल के नवाब कौन कौन बने हैं और उनके नाम, एटलीस्ट 4-5 जो नवाब इधर उधर हुए हैं उनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके नाम पहली बात एक जैसे हैं, उनके संबंध थोड़े ब्लड रिलेशन वाले अलग हैं।
तो हमको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना पड़ेगा, वरना ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहीं से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहला कथन कह रहा है कि मीर कासिम ने अपनी कैपिटल जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट की थी। ठीक है, ये बीपीएससी वाले भी कई बार पूछ चुके हैं। इसका आंसर करेक्ट है। ठीक, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है अभी तक। मीर जाफर के नवाब बनने के बाद जो है लगातार कंपनी का इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा था वहाँ पर। ठीक है, मीर कासिम भी उभरता हुआ सामने आ रहा था। मीर कासिम कौन है? मीर कासिम को बताया जाता है मीरन का पुत्र और मीर जाफर का सन इन लॉ, दामाद। अब किस रिश्ते से थोड़ा समझने लायक है, लेकिन फिलहाल ये इसका जो है सन इन लॉ है, सन इन लॉ, सन इन लॉ है मीर कासिम मीर जाफर का। और ये फिर जो तत्कालीन वेंसिटार्ट नाम का जो गवर्नर बनता है कलकत्ता में, उससे संधि कर लेता है कि हमको नवाब बनाओ और मीर जाफर को हटाओ। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम आपस में समझ सकते हैं। ठीक है, तो संधि हुई थी मीर कासिम के बीच, और फिर मीर जाफर को अपना पद छोड़ना पड़ा था मीर कासिम के लिए। तो फिर मीर कासिम बन जाता है नवाब ऑफ बंगाल। उसके बाद जो है कंपनी ने सोचा था कि मीर कासिम एक कठपुतली राजा बना रहेगा, कठपुतली शासक, जैसे कि मीर जाफर रहा था, लेकिन वो एक चालाक व्यक्ति या फिर कह सकते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति निकलता है। वो कंपनी से बचने के लिए या फिर कंपनी के लगातार जो इंटरफेरेंसेस होते रहते थे उससे बचने के लिए मुर्शिदाबाद से राजधानी ले जाता है मुंगेर की तरफ। उसके बाद अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। मीर कासिम और शुजा उद्दौला जो नवाब ऑफ अवध थे उनके कन्फेडरेशन और ब्रिटिशर्स के बीच, जो कि इनकम्प्लीट है। यहाँ पर शाह आलम द्वितीय का नाम लिखना ज़रूरी है क्योंकि वो भी शामिल थे संघ में। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस। ये भी गलत हो गया यहाँ पर। कुल मिला के बक्सर का युद्ध जब हुआ था तब तक रॉबर्ट क्लाइव नहीं कहलाया जा सकते गवर्नर। ये एक पेंच है जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ओनली ए, यानी 1। बाकी सारे नॉट करेक्ट हैं। बाकी सब चीज़ें आपको पता है, इसमें कोर्स ऑफ इवेंट बताई दिया है। रॉबर्ट क्लाइव जो है, जिन्होंने क्लर्क की पोस्ट को रिज़ाइन करके आर्मी ज्वाइन किया था, तो कुल मिला के उनका जो गवर्नरशिप रही है बंगाल डुअल गवर्नमेंट में, वो पहले चले गए थे बीच में। तो उनकी गवर्नरशिप रही है 1757 प्लासी के बाद से 1760 तक, और फिर रही है 1765 से 1767 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर का अगला है कि जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद, इलाहाबाद की संधि, उसमें नवाब शुजा उद्दौला से कौन कौन सी शर्तें मनवाई गई थी। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनको इलाहाबाद और कड़ा को एम्परर शाह आलम द्वितीय को सरेंडर करना था। ठीक है, ये सही है। उसके बाद है कि 50 लाख रुपए कंपनी को एज अ वार इंडेमनिटी या फिर जो है युद्ध खर्च के रूप में देना था। तो ये दोनों सही है। फरमान इशू करना था कि दीवानी बंगाल की, बिहार की और ओडिशा रीजन की ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम दी जाती है, और जो एनुअल पेमेंट कंपनी देगी वो 26 लाख रुपए होगा। ठीक है, ये बात मनवाई थी एक्चुअली मुगल एम्परर से, शाह आलम द्वितीय से, ना कि इसमें अवध के नवाब से। ठीक है, शाह आलम द्वितीय से ये शर्त मनवाई थी। शुजा-उद-दौला का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला नॉट करेक्ट हो गया। उसके बाद है कि 53 लाख रुपए कंपनी को निजामत फंक्शंस के रूप मतलब जो मिलिट्री फंक्शंस होते हैं, फौजदारी और एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो फंक्शन होते हैं दीवानी वाले, उसमें इस जो है प्रोविंस में यानी बिहार, बंगाल, ओडिशा के लिए वो 53 लाख रुपए में 53 लाख रुपए देना होगा। ये जो है शाह आलम द्वितीय को देना था, तो ये शुजा-उद-दौला को नहीं देना था। तो कुल मिला के ये दोनों इनकरेक्ट हो गए, फर्स्ट 2 करेक्ट हो गए। कौन से नॉट करेक्ट पूछा है? बी, 3 और 4। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ये 2-4 चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव ने शुजा-उद-दौला के साथ साइन की, इलाहाबाद और कड़ा को वो शाह आलम द्वितीय को सौंपेगा। ये तय हुआ था। शुजा-उद-दौला 50 लाख रुपए जो कंपनी को युद्ध खर्च के रूप में देगा। बलवंत सिंह जो जमींदार थे बनारस के, उसको अपना स्टेट सौंप देगा। शाह आलम द्वितीय को राजी करवाया था या फिर मजबूर किया था कि वो इलाहाबाद में रहेंगे, और जो है जो भी चीज़ें नवाब अवध से उनको मिली हैं वहाँ पर वो रिसाइड करेंगे कंपनी के प्रोटेक्शन में। ठीक है, कंपनी के संरक्षण में फरमान जारी करेंगे कि बिहार, बंगाल, ओडिशा की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के एवज में दी जाती है, और 53 लाख रुपए जो है शाह आलम द्वितीय देंगे जो कंपनी निजामत फंक्शंस निभाएगी। तो मतलब एक तरफ 26 लाख दे रहे हैं, दूसरी तरफ 53 लाख दोगुना देना पड़ेगा शाह आलम द्वितीय को, क्योंकि कंपनी उनके निजामत फंक्शंस यानी मिलिट्री डिफेंस को देखेगी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस फंक्शंस को देखेगी। कहाँ पर? बिहार, बंगाल, उड़ीसा में ही। तो ये सब के लिए राजी किया था, क्योंकि कंपनी जीती थी और ये हारने वाली पार्टीज थी, तो उनको ये बात माननी पड़ी थी।
डुअल गवर्नमेंट बंगाल में जो द्वैध शासन शुरू हुआ था पोस्ट इलाहाबाद की संधि, तो उसमें से एक कथन है, इनको ध्यान से पढ़ना है और फिर जवाब देना है कौन कौन से सही है। पहला है कि रूल ऑफ द टू, यानी कि द्वैध शासन का मतलब है कि कंपनी का शासन और नवाब का शासन, ठीक है, पेपर पर यही था टोटल। और इसमें दूसरा लिखा हुआ है कि कंपनी का शासन और ब्रिटिश क्राउन का शासन, ये नहीं था, ठीक है। जुडिशियल और पुलिस फंक्शंस दोनों जो है, यानी रेवेन्यू कलेक्शन का काम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम, और पुलिस वाले जो फंक्शन है वो भी कंपनी करने वाली थी। और नवाब जो है सिंपली एक ऑर्डिनरी पोस्ट पर रहेगा और उसका काम रहेगा पब्लिक को समझाना, ठीक। और रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था ये सिस्टम, और वारन हेस्टिंग ने 1772 में इसको खत्म किया। ये भी सही है। हमारे करेक्ट आंसर कौन कौन से बनेंगे, यहाँ पर बनेगा 1 3 4, 2 को छोड़कर तीनों सही है, 1 3 4 हमारा आंसर हो गया यहाँ पर बी। अब यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, टोटल इसमें समझाया हुआ है कि रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि के बाद डुअल गवर्नमेंट सिस्टम चालू किया, यानी कि दो का शासन, नवाब का शासन और कंपनी का शासन। कंपनी जो है रेवेन्यू भी कलेक्ट करेगी और पुलिस और जुडिशियल फंक्शन भी निभाएगी, और नवाब सिंपली जो है एक ऑनररी पोस्ट पर रहेंगे केवल, ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग ने इसको खत्म कर दिया था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में इसको खत्म किया। इसी पूरे पैराग्राफ से कई बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। कंपनी जो है दीवानी फंक्शन किसके माध्यम से करने वाली थी, दीवानी फंक्शन जो है एम्परर से लेकर के खुद करने वाली थी, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन करेगी कंपनी, और जो जुडिशियल और पुलिस फंक्शन है वो अपने द्वारा नियुक्त किए गए बंगाल के सूबेदार से करवाएंगे, ठीक है। बीपीएससी इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इलाहाबाद की संधि के बाद सूबेदार किसको नियुक्त किया था कंपनी ने बंगाल का। तो दो डिप्टी दीवान नियुक्त किए गए थे, एक थे राजा शिताब राय बिहार रीजन के लिए, और बंगाल के लिए किए गए थे रेजा खान जो है दो काम करते थे, ये दीवानी काम भी करते थे बंगाल का, और डिप्टी सूबेदार भी थे, ठीक है। तो इनके माध्यम से कंपनी ने अपना जो है सूबेदारी फंक्शन और वो सब निभाया, रेवेन्यू कलेक्शन का और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। इन दोनों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो बिहार में कौन बने थे, बिहार के लिए आपके डिप्टी सूबेदार राजा शिताब राय, और बंगाल के लिए रेजा खान। तो कहने का तो ये दो का शासन था, लेकिन नवाब का रोल यहाँ पर है ही नहीं एक्चुअली, देखा जाए कहीं पर। उसका रोल सिर्फ पब्लिक को मेंटेन करने का और पब्लिक को संभाल के रखने का था। जो भी फाइनेंस चाहिए था उसको कंपनी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 7 है इस चैप्टर का कि इसमें पहला स्टेटमेंट है कि हैदर अली स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ हॉर्समैन, ठीक है, घुड़सवार के तौर पर अपना जो है कैरियर शुरू किया। आर्म्स फैक्ट्री डाली डिंडीगुल तमिलनाडु में हैदर अली ने ब्रिटिशर्स की मदद से। यहाँ पर बाकी सब ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स की मदद से नहीं, उनके राइवलरी फ्रेंच की मदद से डिंडीगुल में इसने आर्म्स फैक्ट्री डाली थी, ठीक है। मराठाओं ने जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था, सदाशिवराव भाऊ के अंतर्गत लड़ा था, ये सही है, ठीक है। फिल्म भी आप देख चुके हैं। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर 1 और 3 सही है, यहाँ पर सेकंड नॉट करेक्ट है। ये वाला जो स्टेटमेंट है डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया था बीपीएससी में, जो पेपर अभी लिया था हैंडीकैप्ड दिव्यांग छात्रों के लिए फेब मंथ में लिया था, उसमें पूछा था। उसमें कुछ इस तरीके से फ्रेम किया था कि इनमें से किस शासक ने, मैसूर के किस शासक ने फ्रेंच के साथ मिलकर के फैक्ट्री डाली थी डिंडीगुल में, तो वो है हैदर अली। हैदर अली के बारे में इंट्रोडक्टरी दिया हुआ जो भी स्पेक्ट्रम में है कि हॉर्समैन के तौर पर कैरियर शुरू किया मैसूर में, नंजराज और देवराज जो मिनिस्टर थे उनके अधीन, ठीक है। लेकिन वो एनर्जी और डिटर्मिनेशन वाला आदमी था। धीरे धीरे उसने अपना कद बढ़ाया। डिंडीगुल तमिलनाडु में एक आर्म्स फैक्ट्री डाली फ्रेंच लोगों की मदद से। सदाशिवराव भाऊ जो चिमाजी अप्पा और रखमाबाई के पुत्र थे, बाजीराव प्रथम के जो है वो नेफ्यू थे, और सरदार सेनापति के रूप में, कमांडर इन चीफ के रूप में मराठा आर्मी में उन्होंने काम किया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का परिणाम आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहला है कि ट्रीटी ऑफ मद्रास वॉज साइंड ऑन 2 अप्रैल 1769 बिटवीन मैसूर एंड मराठा। मैसूर और ब्रिटिश यहाँ पर होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। तो ब्रिटिश की जगह मराठा लिखा हुआ है, इस वजह से ये हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट। ट्रीटी ऑफ मद्रास पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ था, जो इनकन्क्लूसिव रहा था। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जिस प्रकार का युद्ध रहा था नेचर वाइज, वैसे उसको हम जीत कह सकते हैं हैदर अली की। उसके बाद है कि द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 11 मार्च 1784। तो ये सही है, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद है हमारा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि यहाँ से गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर थे आपके इस दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स।
तो ये वाला हो जाता है गलत। हमसे पूछा है यहाँ पर नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट यहाँ पर होगा आपका 1 और 3 यानी कि बी यहाँ पर सही है। आंग्ल मैसूर युद्धों और उसके बीच में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक्सप्लेनेशन में लिखी हैं। ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है जब हैदर की मृत्यु के बाद टीपू लड़ाई करता है अंग्रेजों से। उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है, ये भी इनकन्क्लूसिव रही थी, ठीक है, मतलब वॉर इनकन्क्लूसिव रहा है। और फिर अंततः टेरिटरी एक दूसरे की वापस करके जो है पीस मेंटेन की गई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से। इनके ईयर जो है पिछले साल 2019 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में आए थे, तो इन सब फैक्चुअल चीज़ों पर गौर किया करिए आप सभी, और अदर एग्जाम के लोग भी, बीपीएससी वाले, एमपीपीसीएस वाले। सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध का जो पीरियड है 1780 से लेकर 1784, वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पर जो है एक गवर्नर थे प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम्स बंगाल के, जो कि ऑटोमेटिकली उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देता है 1773 से 85 तक। तो इसी तरीके कुछ क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स 2019 में, अगर आपको याद हो, उसमें ईयर से मिलाना था, इसमें आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, तो इसमें क्रोनोलॉजी में लगाना है इनको, ठीक है, जैसे जैसे हुआ था। तो यहाँ पर संधि है सूरत की, संधि है सलबाई की, संधि है पुरंदर की, सेरंगपट्टनम की और वडगांव की। एक एक करके सबको देख लेते हैं ब्रीफली। ट्रीटी ऑफ सूरत जो है 1775 में 6 मार्च को रघुनाथ राव ने साइन की थी मराठाओं की तरफ से, ठीक है, पेशवा का क्लेमेंट के रूप में। सलसेट और बेसिन जो है अंग्रेजों को दे दिए थे और उसके बदले उनको जो है पूना में रिस्टोर किया गया था, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद ये सब चीज़ें हुई थी। ट्रीटी ऑफ सलबाई ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद साइन की गई थी। एक्चुअली ये ट्रीटी जो है सूरत वाली, ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के पहले हुई थी, ध्यान रखिएगा, और ट्रीटी ऑफ सलबाई एंग्लो मराठा वॉर के बाद 1782 में। ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है 1676 में थी, हालांकि इसके जो प्रपोजल्स थे वो कभी जो है इनैक्ट नहीं हो पाए थे। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेरंगपट्टनम थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को खत्म करने के लिए हुई थी 1792 में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सेरंगपट्टनम टीपू सुल्तान ने साइन की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ट्रीटी ऑफ वडगांव मराठाओं की विक्ट्री के बाद साइन करना पड़ा था अंग्रेजों को, ये 16 जैन 1789 जो है 1779 इसकी डेट है, जब मराठा जो है पावर मजबूत थी। तो कुल मिला के हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर डी यानी कि सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ, फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ, फिर ट्रीटी ऑफ वडगांव हुआ, फिर ट्रीटी ऑफ सलबाई और फिर आखिर में ट्रीटी ऑफ सेरंगपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 10 इस चैप्टर का, बंदा बहादुर ने फरुख सैयर से जो है हार मिली उनको, फरुख सैयर ने हरा दिया बंदा बहादुर को और उनको मार दिया गया 1716 में, ठीक है, थोड़ा और पहले क्वेश्चन है। उसके बाद 1799 में रंजीत सिंह को अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ लाहौर बाई जमन शाह, रूलर ऑफ अफगानिस्तान के द्वारा, ये भी सही है। उसके बाद रंजीत सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किया था कंपनी के साथ 1809 में, ठीक है। तीनों ही आंसर जो है करेक्ट हो रहे हैं हमारे, तीनों स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब कुछ यहाँ पर आपके गवर्नर जनरल्स दिए हुए हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य, अब इनको यहाँ पर मैच करना है। चलिए मिला देते हैं इसको। सेकेंड रोहिला वॉर 1779 वाली जो है वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर, ठीक है। उसके बाद जॉन शोर जो है, जॉन मैकपर्सन, ये एक्टिंग गवर्नर जनरल थे, तो इनको मिला देंगे 4 से, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, और बैटल ऑफ खरदा हुआ था जॉन शोर के समय पे। इस तरीके से हम इसको मैच कर देंगे, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और मैचिंग में इसका आंसर बन जाएगा इस तरीके से ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट स्टेट जिसने ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी लाइन्स को साइन किया था वो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। और ध्यान रखिएगा ये वेलेस्ली के हम लोग बात कर रहे हैं सब्सिडरी लाइन्स के बारे में, और चूंकि ओरिजिनेटर जो था सब्सिडरी लाइन्स का वो डुप्लिक्स था, मतलब सब्सिडरी लाइन्स जो फ्रेंच के समय से है, उसको सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा अवध, ठीक है। तो ये दो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसमें बहुत सारी किताबों में इसको नहीं क्लियर किया गया, हमने आपको क्लियर कर दिया। अगर ओरिजिनेशन की बात की जाए कि जो सबसे पहला सब्सिडरी लाइन्स जो था फ्रेंच का, वो किसने स्वीकार किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा अवध। अगर पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, ठीक है, ब्रिटिशर्स का जो लॉर्ड वेलेस्ली वाला सब्सिडरी लाइन्स का सिस्टम था वो किसने एक्सेप्ट किया, तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद सबसे पहले।
उसके बाद और भी दिए हुए हैं कि किसने किसने एक्सेप्ट किया, मैसूर ने एक्सेप्ट किया, फिर तंजौर ने एक्सेप्ट किया। पहले 3 बस ध्यान रखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 13। पहला स्टेटमेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज आर्टिकुलेटेड। ठीक है, ये आपका सही है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सगौली वॉज डन आफ्टर एंग्लो नेपालीज वॉर, ये भी सही है। उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ बर्मा इनटू ब्रिटिश स्टेट इन इंडिया वॉज डन इन 1885। ठीक है, बर्मा का एनेक्सेशन किया गया था ब्रिटिश इंडिया में 1885 में। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर हो गए हमारे करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर डी। अभी यहाँ पर कुछ कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, क्योंकि जो वनडे एग्जाम से उन लोगों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं कि चीज़ें हो रही हैं कंफ्यूजिंग। बुक्स में आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूजिंग नहीं है। आपने जहाँ भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखा आपको लगता है कि डलहौजी यहाँ पर होना चाहिए, जबकि आपने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। इसमें एक्चुअली क्या पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है कि जब आर्टिकुलेट किया गया था सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो क्या वहाँ पर डलहौजी थे? नहीं। ये जो है डलहौजी की काफ़ी पहले से चल रही है प्रथा एनेक्सेशन की, अधिग्रहण किए जाने की। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर भी देखी गई, और आप देखेंगे कि अमृतसर के जो रणजीत सिंह थे उन्होंने भी अपने कुछ कन्फेडरेस जो उनके कन्फेडरेशंस थे उनको अधिग्रहित कर लिया था। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली चीज़ जो है बहुत पहले से चल रही थी। इसका वृहद प्रयोग जो है वो किया था डलहौजी ने, इस वजह से वो बहुत इसमें पॉपुलर हुए और लोगों को लगता है कि वही इसके ओरिजिनेटर थे। तो ओरिजिनेटर नहीं है लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ओरिजिनेटर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस जो है रणजीत सिंह के समय भी थोड़ी की गई थी और उससे पहले भी कई जगह देखी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है। बाकी ये डेट्स ध्यान रखिएगा, ट्रीटी ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ यांडबो, ये सब पूछा जाता है। बाकी ये पैराग्राफ आप स्पेक्ट्रम में पढ़ सकते हैं, हमारे पापा वीडियो में पढ़ सकते हैं अगर आपको और डिटेल चाहिए ट्रीटी ऑफ सगौली के बारे में। 1816 इसकी डेट है, ध्यान रखिएगा, नेपाल के साथ साइन की गई थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 14। इंडियन गवर्नमेंट एक्वायर्ड चुम्बी वैली फॉर 75 ईयर्स एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट आफ्टर एंग्लो नेपालीज वॉर। ठीक, उसके बाद अगला स्टेटमेंट ट्रीटी ऑफ यांडबो वॉज साइंड आफ्टर सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर। 4 वॉर वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड बर्मीज, 4 युद्ध हुए थे। बताना है कौन कौन से यहाँ पर गलत हैं यानी कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके ये पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसमें लिखा है कि एंग्लो नेपालीज वॉर के बाद ये हुआ था। एक्चुअली नहीं, ये चुम्बी वैली जो है ये सिक्किम और भूटान के बीच का हिस्सा है, और ये तिब्बत का क्षेत्र पहले होता था। तिब्बत जो है थियोक्रेसी से रूल किया जा रहा था, बुद्धिस्ट मॉन्क उसको रूल करते थे, और चाइना के आधिपत्य वहाँ पर नहीं था तब। रशिया का फोर्स वहाँ पर बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये देखते हुए कर्जन ने देखा कि रशिया का वहाँ पर मूवमेंट बढ़ रहा है, तो उन लोगों ने जो है अपने ऑफिशियल भेजे। यंग हस्बैंड गए थे, कर्नल यंग हस्बैंड, वो वहाँ पर गए थे, और फाइनली ये ट्रीटी हुई थी कि ये सब चीज़ें होंगी। चुम्बी वैली को अधिग्रहित करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिससे कि उनको 75 लाख रुपए वसूलने हर साल पर, उसका एक सिक्योरिटी रहे, उसका एक बंधन रहे। ठीक है, बाद में फिर जो समझौता हुआ था रशिया से, फिर ये सिक्योरिटी जो है 25 लाख कर दी गई थी, और फाइनली चुम्बी वैली को इवैक्यूएट कर दिया गया था 1904 के आसपास। ये सब स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चुम्बी वैली का अधिग्रहण कहीं भी नेपाल से संबंधित नहीं है, तिब्बत से संबंधित है, इस वजह से ये गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि ट्रीटी ऑफ यांडबो वॉज साइंड एज द आउटकम ऑफ द सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो हुआ था ट्रीटी ऑफ यांडबो ये सेकेंड बर्मीज वॉर के बाद हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद है कि 4 वॉर वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड बर्मीज, 3 युद्ध हुए थे, 3, 4 नहीं हुए थे। ठीक, तो कौन से नॉट करेक्ट हो गए? सारे के सारे, डी हो गए यहाँ पर हमारा आंसर, सारे के सारे हो गए नॉट करेक्ट। एक्सप्लेनेशन में हमने बता दिया है मेनली जो सारी चीज़ें हैं। ट्रीटी ऑफ यांडबो, ट्रीटी ऑफ लासा जो तिब्बत के साथ हुई थी, ट्रीटी ऑफ लासा जिसमें चुम्बी वैली का अधिग्रहण हुआ था, 75 लाख रुपए की मांग की गई थी यहाँ पर हर्जाने के तौर पर, जिसको बाद में फिर 25 लाख रुपए कर दिया था। 3 एंग्लो बर्मीज वॉर हुई हैं और इनका ये पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, सेकंड अफगान वॉर, एंग्लो नेपालीज वॉर, और ट्रीटी ऑफ गंडमक और डूरांड एग्रीमेंट, इन सब पर देखना है कि कब कब हुए थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है।
तो वही है कि स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन में सभी की डेट वगैरह दी हुई है। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 से लेकर के 1826 तक चलेगी। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर ये चलेगी 1839 से 1842 के बीच। उसके बाद एंग्लो नेपालीज वॉर चलेगी 1814 से 16 के बीच, जिसको गोरखा वॉर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ गंडमक हुआ था 1879 में, ठीक है। तो इनके ईयर इस तरीके से सामने लिख लें तो हम इसको अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आएगा सी, फिर आएगा यहाँ पर आपका, नहीं एक मिनट, सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका या सी आएगा सबसे पहले, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर डी ई। इस तरीके से हम अरेंज कर लेंगे जो आपको सी में दिख रहा है। ये टफेस्ट मोस्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम का, और हम पूरी तैयारी करा रहे हैं। अगर इतना भी आपको याद रहेगा कोई भी एक भी, तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजास्टर फेमाइन जो हुआ था 1770 में, सन्यासी रिवोल्ट को प्रोवोक किया था इसने। तो इसमें बताना करेक्ट कौन सा है। तो पहला वाला तो करेक्ट है। उसके बाद सन्यासी रिवोल्ट को फकीर रेबिलियन भी कहते हैं, ठीक है, ये भी सही है। अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने नावल लिखी थी देवी चौधरानी, सन्यासी रिवोल्ट पर आधारित है, ठीक है, ये भी सही है। आनंद मठ जो है ये भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है, यहाँ पर लिख दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि हो जाता है गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। सन्यासी विद्रोह में क्या क्या चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड 1763 से शुरू होकर के 1800 तक खत्म होता है, और फेमाइन ने इसको भड़का दिया था 1770 में। इसको जो है कुछ जमींदारों ने, डिप्रेस जमींदारों ने इसमें शामिल हुए थे, और जिन सोल्जर्स को निकाल दिया गया था वो भी इसमें शामिल हो गए थे। उसके बाद इसका नेतृत्व किसने किया, मजनू शाह ने, ठीक है। चिराग अली ने, मूसा शाह इससे जुड़े हैं, भवानी पाठक और देवी चौधरानी इससे जुड़ी हैं। वही देवी चौधरानी जो नॉवल लिखी गई है उनसे, मतलब ये रियल कैरेक्टर हैं उसकी। तो इन सबसे प्रेरित है, इसको फ़कीर रिबिलियन भी कहते थे। और हिंदू मुस्लिम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देखे गए थे। यहाँ पर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम देखा गया था सन्यासी विद्रोह में। तो ये सब ध्यान रख सकते हैं, इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पहला स्टेटमेंट इसका कह रहा है वजीर अली खान जो कि ब्रिटिशर्स की हेल्प से गद्दी पर बैठा था 1797 में अवध में, तो ये सही है। उसके बाद है कि हाउएवर इन जनवरी 1799 ही किल्ड अ ब्रिटिश रेजिडेंट जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी। जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी ने वजीर अली खान को बुलाया था नाश्ते पर, और उनका आखिरी नाश्ता बना दिया उसने, उनको मार दिया वहाँ पर, ठीक है। और उसके 2 गार्ड्स ने और भी अटैक वहाँ पर किए थे, तो ये भी सही हो गया। बेसिकली अलग तरह का क्वेश्चन है, तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑर्थर वेलेस्ली ने रिक्वेस्ट किया था जयपुर के राजा से कि वो वजीर अली का प्रत्यर्पण कर दें जब वो भाग गया था वहाँ पर, ठीक। हम किस इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये लाइनें जो हैं किस इवेंट से रिलेटेड हैं, तो ये रिलेटेड हैं सिविल रिबिलियन इन अवध से, ऑप्शन नंबर सी। सिविल रिबिलियन इन अवध से रिलेटेड ये सारे इवेंट्स हैं। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला। लगभग सारी चीज़ें स्टेटमेंट्स में कवर हो गई हैं। एक चीज़ ये है कि वजीर अली खान जब ये सब करके बुटवल भाग गया था तो जयपुर के शासक के यहाँ तो आर्थर वेलेस्ली ने रिक्वेस्ट की थी कि उसका प्रत्यर्पण किया जाए। इन शासक ने इस शर्त पर उसका प्रत्यर्पण किया, इस शर्त पर हैंडओवर किया उसको कि उसको फांसी नहीं दी जाएगी, मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी और हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। हालांकि बाद में उसको फोर्ट विलियम की जेल में रख दिया गया था वजीर अली को। हम लोग चैप्टर नंबर 4 पर आ चुके हैं, और यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कि इट वॉज साइंड बिटवीन मैसूर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ट्रीटी ऑफ मद्रास के बारे में बात कर रहे हैं, सही है। ये ट्रीटी ने अलाउ किया कि ब्रिटिश जो है साइनिंग किंगडम यानी कि जो स्टेट साइन कर रहा था उसका अधिग्रहण करेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो है संधि कह सकते हैं हम लोग हैदर अली ने अपनी तरफ से की थी। वो चाहता तो मद्रास को कैप्चर कर सकता था। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में बढ़त ही हैदर अली चाहता तो संधि ना करता, वो कैप्चर भी कर सकता था मद्रास प्रेसिडेंसी का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। उसने संधि कर ली, और संधि में तय हुआ था कि जो है अगर अटैक किया जाता है मराठाओं के द्वारा हैदर अली पर या मैसूर पर या किसी अन्य शक्ति के द्वारा, तो ब्रिटेन उसकी या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी हेल्प करेंगे, जो कि नहीं किया था बाद में जब मराठाओं से युद्ध हुआ था हैदर अली का, ठीक है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि एनेक्सेशन कर लिया था, या फिर ये कहना भी गलत होगा कि कह सकते हैं युद्ध का अंत हुआ था। हैदर अली ने अपनी तरफ से संधि की थी, तो ये वाला भी गलत हो गया, ठीक। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ओनली 1 नॉट करेक्ट पूछा है, तो आंसर हो जाएगा बी, 2 and 3 ओनली नॉट करेक्ट।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रणजीत सिंह के बारे में आपको करेक्ट चूज करना है। इनका जन्म हुआ था रामगढ़िया मिसल में, जो कि गलत है। इनका जन्म हुआ था सुकर चकिया मिसल में, शुकर चकिया में हुआ था। और उस समय करीब कितने मिसलें थी? करीब 12 इंपॉर्टेंट मिसल चलती थी और उनका नाम दिए हुए स्पेक्ट्रम की किताब में आप देख सकते हैं। रणजीत सिंह जो हैं ये महान सिंह के पुत्र थे, जो कि लीडर थे शुकर चकिया मिसल के। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो गया रॉन्ग। उसके बाद है कि उन्होंने पीस ट्रीटी साइन की थी ब्रिटिश के साथ 1809 में, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से। तो ये सही है, ठीक है, ये वाला सही है। और थर्ड है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी आपकी अमृतसर, जबकि वो थी रिलीजियस कैपिटल। रिलीजियस कैपिटल थी अमृतसर, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल पूछ ले कौन सी थी, तो वो थी लाहौर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा डी। 2 ओनली यहाँ पर करेक्ट है, बाकी दोनों इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना आपके लिए आसान होगा। हम लोग देख चुके हैं कि बैटल ऑफ वंदवासी या फिर आपका वांडीवाश हुआ था 1760 में। ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है 1763 में। तो ये क्या, ये सेकंड कर्नाटिक वॉर का पार्ट होगा? नहीं, ये है थर्ड कर्नाटिक वॉर का डिसिसिव बैटल, सेकंड का नहीं है। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। अगला है कि सेकंड कर्नाटिक वॉर हुआ था डच और पोर्टुगीज के बीच। डच और पोर्टुगीज तो कहीं थे ही नहीं, ये किसके किसके बीच हुआ था? फ्रेंच और इंग्लिश के बीच। तीनों कर्नाटक युद्ध जो है फ्रेंच और इंग्लिश के बीच हुई थी, एटलीस्ट ये तो आपको पता होना चाहिए। ट्रीटी ऑफ एक्स ला शैपल साइन की गई थी फर्स्ट एंग्लो, ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बाद, ठीक है, इसमें लिखा है थर्ड पर हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे रॉन्ग हो रहे हैं, आपको दिख गया। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी, तीनों ही रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है कि बैटल ऑफ प्लासी का कौन सा कारण नहीं था। पहला लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सपोर्ट टू द क्लेम ऑफ मेहरुनिसा ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल। तो मेहरुनिसा के क्लेम को जो ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे थे, ये कारण था, ठीक है, मतलब जो है सिराज को इससे परेशानी थी। उसके बाद फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम एंड माउंटिंग गन्स ऑन द वॉल ऑफ द फोर्ट, ये बिल्कुल ये कारण था। सिराज उद्दौला को इससे जो है आपत्ति थी कि उसकी घेराबंदी क्यों की जा रही है और वहाँ पर एम्यूनिशन क्यों लगाया जा रहा है, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज फ्रॉम बंगाल रिजल्टिंग इन टू द लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिशर्स, ये बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। अगर सिराज अबॉलिश कर ही देता ये ड्यूटी जो भी लगती थी दस्तक पर, और ब्रिटिश को ना देनी पड़ती ड्यूटी, तो वो करते ही क्यों युद्ध, ये गलत दिया हुआ है। बाकी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फरमान, ये भी एक कारण था, लेकिन सी वाला कोई कारण नहीं था। अगर ड्यूटी हटा देता सिराजुद्दौला तो ब्रिटिशर्स युद्ध ना करते फिर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है हमारा। अब एक तरफ युद्ध दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दी हुई है संधियां, जिस जिस से वो युद्ध खत्म होते हैं। पहले आंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ, बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, पहले आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ सलबाई होता है, सही है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर होता है, सही है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है एक्स ले शैपल की संधि से समाप्त होती है, ये भी सही है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं सारे के सारे जो है सही मिलाए हुए हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा आपका डी। 1 2 3 4 ऑल करेक्ट, डी वाला यहाँ पर सही है। बाकी हम देख ही चुके हैं। इन सभी संधियों के बारे में आप और पढ़ सकते हैं बुक से, या फिर इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, जो जैसे हुए थे उनको उस हिसाब से। तो इनके ईयर हमने इनके सामने लिख दिए हैं। बंटिक के समय जो है सती और अन्य जो क्रूएल राइट्स होते थे उनका खत्म होना, उसके बाद सब्सिडरी लाइन्स वेलेस्ली के समय आता है, लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1798 से 1805 तक, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में, और एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी 1843 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद आएगा 1, फिर आएगा 4, फिर 3। 2143 कोड दिया है सी में, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जो हमारे पेड ग्रुप के मेंबर हैं उनको ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं भी देख रहे हैं तो सबका एक्सप्लेनेशन पीडीएफ में गिवन है, ठीक है। सारी डेट्स दी हुई हैं और बाकी जो भी जरूरी है फैक्ट वो दिए हैं। हम लोग चैप्टर 5 पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वींस विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858, यानी वॉर के बाद जो क्वींस प्रोक्लेमेशन आया था, रानी की उद्घोषणा, उसके संबंध में सही कथन चुने। इट एंडेड द कंपनीज रूल इन इंडिया एंड क्वींस अजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब इसमें जो है कंपनी का रूल खत्म होता है और ब्रिटेन की तरफ से या फिर क्राउन का शासन चलेगा। क्राउन एक तरीके से मालिक है, ठीक है, क्राउन के अधीन है।
ये हो गया था, करेक्ट है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन कौन था? वाइसरॉय था। इट अश्योर्ड द इंडियन पीपल इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड सोशल प्रैक्टिसेस। ये वादा किया गया था, हालांकि उद्घोषणा में ऐसा हुआ या नहीं वो बात की बात है, लेकिन वादा किया गया था कि इम्पार्शियल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, मतलब इम्पार्शियलिटी नहीं की जाएगी और उनका रिलीजियस और जो कस्टम्स होते हैं उसमें इंटरफेरेंस भी नहीं होगा। प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया गेव प्रैक्टिकल शेप टू द एक्ट ऑफ 1858। हाँ बिल्कुल, रानी की उद्घोषणा पर ही आधारित है 1858 का जो एक्ट आया। और इसमें देखा गया था कि मतलब रानी ने कोशिश की कि प्रायोरिटी दी जाएगी यहाँ पर इंडियन लोगों को, उनके हितों में बात की जाएगी और ब्रिटेन से के हितों से ऊपर उनके हित को रखा गया था। ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही थी जिससे, या फिर कह सकते हैं वो प्रैक्टिसेस जिससे विद्रोह हुआ था 1857 वाला, वो प्रैक्टिसेस आगे भी जारी रहती हैं, ये सभी को पता है। तो इस तरीके से ये वाला इनकरेक्ट हो गया, बाकी 1 2 3 करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 1 2 3 स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। हमारा आंसर हो गया यहाँ पर ए। क्वींस प्रोक्लेमेशन की डेट याद रखिएगा पूरी, 1 नवंबर 1858। ठीक है, कभी कभी एग्जैक्ट डेट भी पूछी जा सकती है। अब आप बैटल ऑफ प्लासी के बारे में लगभग सब कुछ जान चुके हैं, ये थोड़ा एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध में कौन कौन से कारक रहे होंगे? अपोजिशन ऑफ द लोकल पीपल टू द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पहला, इसका मतलब ये है कि क्या लोकल पीपल ने ऐतराज किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के कृत्यों पर? नहीं, ये नवाब और कंपनी के बीच की बात थी, पब्लिक यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं थी, ना ही पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया ना यहाँ पर अपनी आपत्ति दर्ज की, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ब्रिटिश प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग सेटलमेंट एंड लार्ज फोर्ट्स इन बंगाल, ये बिल्कुल सिराज को इससे दिक्कत थी कि वहाँ पर फोर्ट बनवा रहे हैं और एम्यूनिशन भी वहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। रिफ्यूजल ऑफ बंगाल नवाब टू ग्रांट द ब्रिटिश कंसेशन एंड ट्रिब्यूटरीज इन ट्रेड, मतलब कि जो कराधान था उस पर जो है एक्सक्लूसिव छूट दी जाए ब्रिटिशर्स को, नवाब ऐसा नहीं कर रहे थे, इस वजह से ये प्लासी का युद्ध अंततः होता है, करेक्ट है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल, ये तो बिल्कुल सत्य है ही, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस बढ़ते जा रहे थे ब्रिटिशर्स के बंगाल में। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? कौन कौन से यहाँ पर कॉजेज होंगे? 1 को छोड़कर बाकी सारे, यानी कि 2 3 4 ओनली। हमारा आंसर हो गया सी, सी यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। चैप्टर नंबर 6 पर हम लोग आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी आफ्टर 1857 रिवॉल्ट, यानी कि 1857 के युद्ध के बाद जो आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसके संबंध में कौन कौन सी बातें सही हैं? तो पहला है कि यूरोपियंस का नंबर यहाँ पर घटाया गया था, यानी कि परसेंटेज जो यूरोपियन सोल्जर्स का होता था आर्मी में उसको घटाया गया, जो कि बिल्कुल गलत है, इंक्रीज किया गया था। क्योंकि आपने देखा कि मेजर आर्टिलरी वगैरह भारतीय के हाथों में दे रखी थी 1857 के युद्ध से पहले, और जिसने फैसिलिटेट किया अपराइजिंग को तो उसको खत्म करना था, तो इंक्रीज किया गया था यहाँ पर नंबर ब्रिटिश ऑफिसर्स और सोल्जर्स का। तो क्रिएट द डिवीजन अमंग वेरियस ग्रुप्स इन द आर्मी, सम रेसेस लाइक 6 गोरखा वर डिक्लेयर्ड नॉन मार्शल। इनको एक्चुअली मार्शल घोषित किया गया था। नॉन मार्शल किसको घोषित किया गया था? नॉन मार्शल वहाँ के सोल्जर्स को जिन्होंने विद्रोह किया था, फॉर एग्जाम्पल बंगाल हो गया, मेरठ हो गया, ये सब। ठीक है, नॉन मार्शल बंगाल वगैरह को घोषित किया गया, मार्शल घोषित कर दिया यहाँ पर 6 को, गोरखा रेजिमेंट को, जिससे कि जो मतलब एकता वाली फीलिंग हो वो धीरे धीरे घटती जाए। तो हमको बताना है कौन कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो ना तो एक करेक्ट है ना ही 2, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। डी यहाँ पर सही है, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिकेम अ मोटिवेशन फॉर 1857 रिवॉल्ट। 1857 के रिवॉल्ट के लिए मोटिवेशन कौन कौन सी चीज़ें बनी थी? तो ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर वही होगा जो 1857 के पहले घटनाएं हुई होंगी वो। ठीक, तो 1857 के विद्रोह को बल मिला था 2 घटनाओं से। एक जो फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था, इसमें ब्रिटिशर्स की हार हुई, और क्रीमियन वॉर में ब्रिटिशर्स की हार हुई। कुल मिला के कि जो एक धारणा बनी हुई थी कि ब्रिटिश जो है इनविंसिबल हैं, उनको कोई हरा ही नहीं सकता है, इस भावना का क्षरण हुआ था। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 2 घटनाएं ऐसी थी जिससे 1857 की क्रांति को बल मिला। उनके हमने आपको ईयर भी लिख दिए हैं, ये बहुत पहले हुआ था तो इसका रिलेवेंस नहीं है, ये काफ़ी बाद में हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 23 ओनली। 1857 के विद्रोह से सवाल पूछा है, कौन सा सही मिलाया हुआ है? तो एक तरफ जगहें दी हुई हैं, दूसरी तरफ लीडर्स उसके दिए हुए हैं। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल सही है, इसको इंडिविजुअली भी यूपी जीके में पूछा जाता है कभी कभी। कानपुर में नाना साहब ने किया था,
और फैज़ाबाद को लीड किया था मौलवी अहमदुल्लाह ने, दिल्ली में जनरल बख्त खान ने, और बरेली में खान बहादुर ने। तो सारे के सारे तो सही मिलाए गए हैं यहाँ पर। हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर डी। 1 2 3 4 5 सारे सही है। तो ये आपको स्पेक्ट्रम में और जनरल बुक्स में दिया रहता है। ये जो है स्पेक्ट्रम की लिस्ट बना करिए आप लोग हमेशा। ये लिस्ट हमने दे रखी है जिससे बार बार बुक भी ना खोलनी पड़े। हमारी पीडीएफ जो बाय करते हैं, खाली हमारी पीडीएफ से बाय कर मतलब पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ जो है क्लियर होती रहेगी। और ये जो हमने चीज़ बनवाई स्पेक्ट्रम का रिवीजन, मॉडर्न इंडिया को आप 5-6 घंटे में तैयार कर सकते हैं, मतलब रिवाइज कर सकते हैं काफ़ी अच्छे इफेक्टिव तरीके से, बुक से भी इफेक्टिव तरीके से, हमारे टॉप 500 क्वेश्चन करके। क्या क्या सैन्य परिवर्तन किए गए थे 1857 के विद्रोह के बाद, ये यहाँ पर बताना है। पहला है कि कास्ट लॉयल्टीज वर इनकरेज्ड अमंग आर्मी मैन। तो बिल्कुल जातिवाद को बढ़ावा दिया गया था, अलग अलग यूनिट बनाए गए थे, डिफरेंट जाति और धर्म के नाम पर अलग अलग खूब सारे रेजिमेंट बनाए गए थे। द ओल्ड पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम ऑफिसर कॉप्स वॉज अबॉलिश्ड। कहने का मतलब है कि अब बड़े पदों पर जैसे पहले विद्रोह से पहले भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी, अब उसको खत्म किया गया। एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था, अभी भी यूरोपीय सोल्जर्स को ही या फिर यूरोपियन ऑफिसर्स को ही बड़े पद दिए गए थे। विद्रोह से पहले भी दिया ऐसा किया गया था, विद्रोह के बाद भी ऐसा किया जा रहा था, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वॉज प्रैक्टिस ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूट करते समय जो भेदभाव किया जाता था रिलीजन के आधार पर, मजहब धर्म के आधार पर, तो ये किया जाता रहा, ये सही है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 1 और 3 ओनली दिया है, सी में दिया है, सी करेक्ट है। 1857 के विद्रोह के बाद 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है कि जनरल एमनेस्टी यानी कि आम माफ़ी दी गई थी, सभी को माफ़ कर दिया गया था जो 1857 के विद्रोह में शामिल थे। यहाँ पर सभी वर्ड जो है वो जो है सही नहीं रहेगा, सभी को माफ़ नहीं किया गया था। एक्चुअली जिन लोगों ने ऑफिसर्स की हत्या की थी, ठीक है, जिन लोगों ने ऑफिसर्स की हत्या की थी उनको माफ़ नहीं किया गया था, बाकी सबको माफ़ कर दिया था। एडिशनल पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज क्रिएटेड, बिल्कुल सही है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अबॉलिश किया गया, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को खत्म किया गया। तो ये सब चीज़ें की गई थी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, सी। रानी की घोषणा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट है। इंडियंस पीपल को इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वल और सोशल प्रैक्टिसेस में उनकी नॉन इंटरफेरेंस मंजूर किया गया था, सही है। मतलब इंश्योर नहीं किया गया था, हम लोग कह सकते हैं कि कहा गया था कि ऐसा करेंगे, बाद में किया गया है नहीं, वो बात की बात है। इसमें हमको प्रोक्लेमेशन में जो कहा गया वर्ड उसके बारे में बात करना है। तो हाँ, वो रिलीजन और सोशल प्रैक्टिसेस में ना इंटरफेयर करने की और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देने की बात कर रहे थे, ठीक है। और प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया वॉज द सोल ऑफ द एक्ट ऑफ 1858, ये भी सही है, हम देख ही चुके हैं। कंपनी के रूल का अंत होता है और जो है रानी का शासन चलेगा एक तरीके से, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे आपके वाइसरॉय, ठीक। और ये अनाउंस किया गया था कि ब्रिटेन जो है ट्रेड नहीं करेगा बिना इंडिया के लोकल पीपल के परमिशन से, ये बिल्कुल जो है नहीं कहा गया था और ना किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 1 2 और 3 ओनली, बी 1 2 और 3 ओनली। भारत में जो ट्राइबल विद्रोह हुए थे उसके संबंध में बताइए कौन सा यहाँ पर सही है। कॉमर्शलाइजेशन एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट टेंडेंसीज टुवर्ड्स आउटसाइडर पेनिट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ठीक है। कॉमर्शलाइजेशन चल रहा था, ठीक है, उसके विरोध में, और जो टेंडेंसी थी कि ट्राइबल एरिया के लोग बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हैं, उसके कारण हुआ था ट्राइबल विद्रोह। भारत में कई सारे ट्राइबल विद्रोह अलग अलग, तो उसका एक कॉमन कारण ये था, ठीक है, सही है। क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो आते थे यहाँ पर, एक्टिव रहते ट्राइबल एरियाज में, इस पर भी लोगों ने विरोध किया, सही है। और ब्रिटिश फोर्स्ड एब्सोल्यूट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड हेंस जॉइंट ओनरशिप ग्रीव टेंशंस विद इन ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रमोट किया जाना ब्रिटिशर्स के द्वारा, जॉइंट ओनरशिप जो की गई थी, मतलब जमींदार भी उसी में आ रहे हैं, दीकू भी उसी में आ रहे हैं, और ट्राइबल सोसाइटी ये सब पसंद नहीं करती थी, तो ये भी कारण था। कुल मिला के कारण था यहाँ पर तीनों ही, डी। तो ये सब जो है आप मेंस में भी लिख सकते हैं, अगर ये सब पूछ लिया जाए तो छोटे छोटे क्वेश्चंस में। बीईओ का प्रीलिम्स आ रहा है, वैसे तो हमने पूरी स्पेक्ट्रम की बुक इसमें पढ़ा रखी, चाहे उसमें कॉन्सेप्ट हो चाहे फैक्ट हो। तो ट्राइबल विद्रोह क्यों हुए थे, कॉमन जो 3 कॉज थे वो ये आप मेंशन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यहाँ पर और भी डिटेल में दे रखा है, बुक्स में भी दे रखा है। क्रिश्चियन मिशनरीज का आना जाना पसंद नहीं किया जा रहा था, दीकू जो आते थे बाहर से आउटसाइडर्स, ठीक है, वो वहाँ पर निवास कर रहे थे, और गवर्नमेंट जो कंट्रोल बढ़ा रही थी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में इंटरफेरेंस कर रही थी और उनके एरिया में आ जा रही थी, इस वजह से इनको आपत्ति थी ट्राइबल लोगों को।
इंडियन रिबल मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? तो एनसीईआरटी में और आपको ज़्यादातर बुक्स में स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है कि आजमगढ़ डिक्लेरेशन या फिर आजमगढ़ मैनिफेस्टो कहा जाता है आपका रिबल मैनिफेस्टो। इसको जो है बहादुर शाह प्रथम के पोते ने संभवतः इसको लिखा था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, उसमें अपील की गई थी जनरल पब्लिक से, एक तरीके से एक नॉर्मल टर्म्स में लेमन की भाषा में आप समझिए कि इसमें जो है शासक वर्ग कहना चाह रहा था कि केवल हमारे साथ ही अंग्रेज जो है गलत नहीं कर रहे हैं, आपके साथ भी गलत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। चैप्टर नंबर 7 हम लोग आ चुके हैं। इसमें दिया हुआ है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तत्व बोधनी सभा के बारे में आप कंसीडर करिए, कुछ फैक्ट को बताइए कौन कौन से आपके नॉट करेक्ट हैं यानी कि गलत हैं। पहला दिया हुआ है कि सिस्टमैटिक स्टडी जो है इंडिया के पास्ट की भारत के इतिहास को बंगाली लैंग्वेज में पढ़ने में प्रमोट करने के लिए तत्व बोधिनी सभा ने काम किया। ठीक, और रेशनल थिंकिंग को प्रमोट किया, तार्किकता को, इंटेलेक्चुअल्स को, बुद्धिजीवियों को प्रमोट किया, यहाँ पर सही है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको शुरू किया था, ये गलत है। इसको शुरू किया था इनके फादर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तत्वबोधनी पत्रिका, तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर से एसोसिएटेड है, ध्यान रखिएगा। सो इस क्वेश्चन का क्या आंसर करेंगे हम लोग? नॉट करेक्ट कौन सा है? सी, थर्ड ओनली आंसर हो जाएगा सी। तत्वबोधनी सभा का उद्देश्य रेशनल थिंकिंग को, इंडिया के आउटलुक को तार्किकता के दर्पण से स्टडी करना, राजा राम मोहन रॉय जी के आइडियाज़ को प्रमोट करना, ये सब चीज़ें तत्वबोधनी पत्रिका, तत्वबोधनी सभा के काम थे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन इवेंट्स को लगाना है। कभी कभी ये इवेंट्स सेपरेटली पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी इनके फाउंडर का नाम पूछ लिया जाता है और कभी कभी इनको मैचिंग में भी डाला जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सारे ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। इसमें जो सबसे पहले बना उसको पहले रखना है और फिर जो सबसे बाद में बना उसको बाद में। तो इनके ईयर्स इस तरीके से आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब इसको अरेंज करना है। अब आप कर लेंगे। इसमें सबसे पहले कौन सा ओपन हुआ था? आत्मीय सभा, तो सबसे पहले 1 आएगा। फिर आएगा आपका तत्वबोधनी सभा 1-3, फिर आएगा आपका तो 1-3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4। ये ईयर जो है गलत लिख गया था, इसको हमने सही कर दिया है। और इसके जो है फाउंडर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। इसके तो राजा राम मोहन रॉय, फिर उसके बाद प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग हैं, और तत्वबोधनी सभा आप देख ही चुके हैं, देवेंद्रनाथ। फिर उसके बाद सत्यशोधक समाज बचता है, तो इसके हैं ज्योतिराव फुले, या इनको ज्योतिबा फुले लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो गया 1, 3, 2, 4 यानी कि सी।